हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। ये यूपी ट्रिपल एससी जो है वो वन दरोगा भर्ती परीक्षा आयोजित कर रही है 30 अप्रैल को। उसी का सिलेबस कंप्लीट करते हुए आज के वीडियो में हम लोग इसका 18वां चैप्टर, जिसका नाम है मानव वन्यजीव संघर्ष, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, मानवों के और वन्य जीवों के बीच में जो संघर्ष होता है उस संघर्ष से रिलेटेड ये टॉपिक है। ठीक है, 18वां टॉपिक है हमारा। 17 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी वो आपको वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको फ्री पीडीएफ के फॉर्म में भी टेलीग्राम के थ्रू अवेलेबल करा दिए गए हैं। ये टेलीग्राम का लिंक है। इसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का और फेसबुक ग्रुप का जो है लिंक लगा हुआ है। जिन लोगों ने ये पीडीएफ अभी नहीं ली हैं और जिनको पीडीएफ की आवश्यकता है वो लोग ये ग्रुप ज्वाइन करके वहां से ये पीडीएफ ले सकते हैं। ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा इसी परीक्षा के लिए 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला भी चलाई है, वो भी फ्री पीडीएफ के माध्यम से दी जा रही है। और जो हमारे डेली करंट अफेयर्स के वीडियोज हैं वो भी रोज के रोज अवेलेबल होते हैं, वो भी पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हैं टेलीग्राम के थ्रू, जिनको आवश्यकता है उनके लिए। ठीक है, इसके अलावा ये सिलेबस कंप्लीट होते ही हमारा प्रयास रहेगा कि हम 2 से 3 आपको पूरे 100 क्वेश्चंस का सभी टॉपिक को कवर करते हुए आपको मॉक टेस्ट दें, जिससे आप अपना असेसमेंट कर सकें कि आपका क्या पोजीशन है इस एग्जाम को, आपकी तैयारी किस प्रकार से है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि टाइमली आपको अपडेट्स मिलती रहे। बिकॉज अब टाइम कम है, तो जिससे जैसे ही कोई चीज नई अपडेट हो आप उसको तुरंत से देख सकें। ठीक, तो टॉपिक है हमारा मानव वन्य जीव संघर्ष। एक्चुअल में मानव वन्य जीव संघर्ष किसको बोलते क्या है, तो इन जनरल तो आप लोग समझ ही जाएंगे कि ह्यूमंस के और जानवरों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, जो संघर्ष है, ठीक है, किसी भी कारणवश से हो सकता है, उस संघर्ष को हम लोग मानव जीव वन्य जीव संघर्ष बोलते हैं। बट इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है, ठीक है, इसको परिभाषित जो किया है वो वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष जो है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, उसने परिभाषित किया है। उसने इसको निम्नता परिभाषित किया है, परिभाषा दी है। मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच कोई भी संपर्क, इन्होंने संपर्क बोला है, कोई भी ऐसा संपर्क जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक जीवन, वन्यजीव आबादी के संरक्षण या पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ऐसा संपर्क जिससे क्या हो, नकारात्मक प्रभाव पड़े, किस पर, समाज पर, आर्थिकी पर, सांस्कृतिक जीवन पर, वन्य जीवों की आबादी पर। ठीक है, अगर मान लीजिए संघर्ष होता है और संघर्ष में लोग जो हैं अगर संख्या में ज्यादा हैं, बल में ज्यादा हैं, तो वो क्या करेंगे, उस वन्य जीव को मार देंगे, तो उसकी संख्या पर क्या पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। या यदि मानव अकेला है और कोई खूंखार वन्य जीव है जो उसको मार देता है, ठीक है, या उसके जानवरों को खा लेता है, ठीक, तो इस तरह से जो नकारात्मक प्रभाव हैं, संपर्क के कारण जो नकारात्मक प्रभाव हैं, उस नकारात्मक प्रभाव को इन्होंने वन्य जीव संघर्ष के रूप में जो है परिभाषित किया है। इसके अलावा इन्होंने बोला है जब वन्य जीव की उपस्थिति या व्यवहार, ठीक है, मानव दृष्टिकोण को, छवि नहीं, ये क्षति होना चाहिए था, क्षति, मानव दृष्टिकोण या छवि के लिए वास्तविक या काल्पनिक, प्रत्यक्ष और विपरीत खतरा पैदा करता है, जिससे लोगों के मध्य असहमति और नकारात्मकता उत्पन्न होती है। ठीक है, ये अगर वन्य जीव जो हैं उनकी उपस्थिति क्या है, उनके लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या है, खतरा पैदा करता है, विपरीत खतरा पैदा करता है, जिससे लोगों के बीच असहमति और नकारात्मकता उत्पन्न होती है, जिससे ये क्या होता है, संघर्ष जो है उत्पन्न होता है। तो ये संघर्ष की इन्होंने परिभाषा है, जिसमें आपका कीवर्ड है संपर्क और इस संपर्क के नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, तो ये जो है वन्य जीव संघर्ष की, मानव वन्य जीव संघर्ष, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की परिभाषा हो गई। अब देखते हैं इसके कारण क्या है। ठीक है, इसके कई सारे कारण हैं, कुछ कारणों को हमने लिखने की कोशिश की है। सबसे पहले है मानव जनसंख्या विस्फोट। अब आप बोलेंगे कि मानव की बढ़ती आबादी का वन्य जीवों से क्या लेना देना है, तो इसका लेना देना ये है कि जब बहुत अधिक जनसंख्या होगी और आपका जो भूतल का क्षेत्र है वो तो निश्चित है, लेकिन मानवों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपने आवास में विस्तार करेंगे। आवास में जब विस्तार करेंगे तो वो नॉर्मल सी बात है, वैसे स्थानों तक पहुंच सकते हैं जहां पर अभी वन्यजीव रह रहे हैं, उनके जो प्राकृतिक आवास हैं। तो आप किसी के भी प्राकृतिक आवास में पहुंचेंगे तो वो उसका अच्छा नहीं लगेगा, वो उसको रजिस्ट करेगा, ठीक है, और जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में क्या होगा, संघर्ष होगा। इसके अलावा क्या है, वन संपदा का अनियंत्रित दोहन, जिससे वन आवरण अर्थात वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों का विनाश हो रहा है। ठीक है, हमारी जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है उससे क्या होगा, उससे हमारी वन संपदा पर जो निर्भरता है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है,
जितने ज्यादा लोग हैं उतने ज्यादा लोगों को बैठने के लिए कुर्सियों की आवश्यकता है, कुर्सियों की आवश्यकता है तो लकड़ी की आवश्यकता है। तो इस तरह से क्या होगा, वन संपदा का जो है अनियंत्रित दोहन है। उसके अलावा धन के लोभ में पशु पक्षियों का अवैध शिकार, जब हम लोग आपको बता रहे थे पहले वन प्रमाणन में भी चर्चा की थी, क्या होता है ये पशु पक्षियों की जो खाल है, इनके दांत हैं और इनके शरीर के अलग अलग हिस्से हैं, ये क्या है बहुत महंगे बिकते हैं, ठीक है, इनसे बहुत महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्माण होता है। तो उस मिलने वाले धन के लोभ में क्या होता है, पशु पक्षियों का अवैध शिकार होता है, ठीक है। जब आप अवैध शिकार करने के लिए जाओगे तो नॉर्मल सी बात है आप संपर्क में आओगे, और अगर कहीं कोई इशू हुआ तो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है, ठीक है। ये एक्चुअल में शिकार भी जो है क्या है, वो कॉन्फ्लिक्ट ही है। उसके अलावा तीव्र और अनियोजित शहरीकरण, जिससे वन क्षेत्रों का अतिक्रमण, ठीक, ये आप लोगों ने जनसंख्या विस्फोट में समझ लिया। उसके अलावा विकास परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्रों में बढ़ता मानव हस्तक्षेप। विकास परियोजनाएं क्या है, सड़कें डाली जा रही हैं, ठीक है, तो सड़कें डालने के लिए क्या हो जाएंगे, लोग वहां पहुंचेंगे, बिजली की तारें निकल रही हैं बहुत सारी, ठीक है, बड़ी बड़ी हाई टेंशन लाइंस निकल रही हैं, तो उनके लिए भी क्या होंगे, उन आदमियों को क्या करना पड़ेगा, वन क्षेत्र में जाना पड़ेगा, मोबाइल टावर्स आप लगा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे आप लोग क्या कर रहे हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए क्या कर रहे हैं, वहां पर प्रयोगशालाएं स्थापित कर रहे हैं। तो इन सब परियोजनाओं के कारण क्या है, मानव का जो इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप जो है, वन क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बढ़ता सड़क घनत्व तो यही इसमें आ गया है, ठीक है, सड़कों की डेंसिटी बढ़ती जा रही है। उसके अलावा और क्या इसके कारण है, और कारण है प्राकृतिक पशु गलियारों का विनाश। जैसे हम लोग जब खनिज संसाधनों में पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि खनिजों के दोहन करने के लिए जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं उनका क्या किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, ठीक है। अगर एलिफेंट कॉरिडोर है और उस कॉरिडोर में कहीं खनिज जो है, कोयला वगैरह जो है, झारखंड वाली जैसे जो जगह है वहां पर क्या है, कोयला है बहुत ज्यादा, तो वो कोयले के क्षेत्र जो है वो इन गलियारों में पड़ते हैं, जिस वजह से इनके गलियारों का विनाश हो जाता है। पशुओं को जिस ट्रैक से निकलना है उस ट्रैक से अगर वो नहीं निकल पाएंगे या निकलने का प्रयास करेंगे तो वहां पर मानव उपस्थिति क्या करेगी, दोनों के बीच संघर्ष का कारण बनेगी। उसके अलावा वन सीमाओं तक कृषि का विस्तार, ठीक है, वन की सीमाओं तक कृषि पहुंच गई है, ठीक, तो जंगली जानवर जो है आसानी से कृषि क्षेत्रों में आ सकते हैं भोजन या पानी की तलाश में, अथवा मानव भी जाता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे वन क्षेत्रों में जल भोजन का अभाव, ठीक है। क्या हो रहा है कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो वन क्षेत्र में जो जल स्रोत हैं वो स्रोत सूख गए हैं, बट पशुओं को पानी तो चाहिए, तो हो सकता है वो पानी पीने के लिए वहीं अगल बगल में कोई कृषि क्षेत्र हो, वहां पे कोई कुआं हो, या किसान जो है यूजुअली अपने खेत में क्या बना लेते हैं, कुएं के बगल में एक हौद बना के रखते हैं जिसमें पानी होता है, तो वो जानवर जो है, जंगली जानवर उस पानी के लिए अट्रैक्ट हो सकते हैं। भोजन का अभाव भी होता है, तो जानवर, ये किसान जो है वो मान लो वहां पर अपने ये भेड़ बकरी वगैरह पाले हुए हैं, तो उनके भक्षण के लिए भी क्या कर सकते हैं, वो जंतु आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है वो वन्य जीव संघर्ष के जो है कारण है। इसका प्रभाव क्या है, एक्चुअल में देखते हैं कि इस संघर्ष के प्रभाव क्या है। तो प्रभाव में क्या होता है, मानव क्षति एवं उसकी संपदा का ह्रास। इसमें क्या होता है कि मान लो फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके पशुधन को, उसकी भेड़ बकरियों को खा जा रहे हैं, ठीक, तो ये पशुधन क्या है, उसकी संपत्ति ही तो है, तो उनका विनाश हो रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि जो जंगली जानवर है वो मानव को ही मार देता है। इसके अलावा क्या होता है, ऐसा नहीं है कि केवल मानव ही मर रहे हैं, जानवरों का आत्मरक्षा अथवा प्रतिरोध में मानव द्वारा शिकार भी होता है। मानव क्या कर सकता है, आत्मरक्षा के लिए जानवरों का शिकार कर सकता है, अथवा किसी जानवर ने उसके पशुधन को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, तो हो सकता है जहां के लोग ये मिलकर डिसाइड कर लें कि ये जो जानवर है हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, अब इसको हम लोग ही मार देते हैं। तो ऐसा प्रतिरोध में शिकार भी क्या है, ये इसके प्रभाव है, ठीक। उदाहरण देखते हैं क्या है इसमें, अभी तक क्या उदाहरण मिले हैं। उदाहरण में क्या है कि उत्तर बंगाल, आसाम और दक्षिण भारत में मानव हाथी संघर्ष बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक। वैसे ही हिमाचल प्रदेश, उत्तरी भारत में क्या है, वन्य जीव संघर्ष है। उसके बाद सुंदरबन टाइगर रिजर्व, रणथंभौर के आसपास क्या है, मानव वन संघर्ष है। इसके अलावा कुछ मृत्यु भी हुई है। 2018 से 21 के बीच बिजली के झटकों से 229 हाथियों की मौत हुई है। क्या है, ये लोग इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर देते हैं जिससे हाथी ना निकल पाए, लेकिन अगर हाथी निकल रहे हैं उनके आगे, अगर आपने रास्ते को बंद कर दिया है, वो निकलने का प्रयास तो करेंगे ही, तो उसमें बिजली के झटकों से करीब 222 हाथियों की क्या है, असमय मृत्यु हो गई है। इसके अलावा 2019 से 2021 के बीच 29 बाघों की अवैध शिकार से मृत्यु हो गई है, जबकि 197 मृत्यु जो हुई है उनकी जांच हो रही है कि ये अवैध शिकार द्वारा हुई है या प्राकृतिक कारणों से हुई है। इसके अलावा 2019 से 21-22 के बीच हाथियों ने 1579 मनुष्यों को मार डाला है, ठीक है। ये नंबर आप देख रहे हैं ना, कितने बड़े नंबर है ये, कि 1579 मनुष्यों को क्या किया है, मार डाला है। इसके अलावा 2019 से 21 के बीच बाघों ने भी 125 इंसानों को
मार डाला है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, इतनी बड़ी संख्या में अगर मृत्यु हो रही है प्राकृतिक कारणों से भी, मानव निर्मित कारणों से भी, ठीक है, मानवीय हस्तक्षेप से, तो क्या है, ये अपने आप में क्या है, चुनौतीपूर्ण बातें हैं, ये अपने आप में संवेदनशील स्थिति है। हमें बताता है कि आपको इसका उपाय करना ही होगा, अन्यथा क्या है, आप इस कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाते जाएंगे और ये अनुकूल स्थिति नहीं है किसी के लिए भी, वन्य जीवों के लिए भी अनुकूल स्थिति नहीं है और मानवों के लिए भी अनुकूल स्थिति नहीं है। तो देखते हैं इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। रोकथाम के लिए इसके उपाय हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अवैध शिकार को नियंत्रित करना होगा। जो जानवरों का अवैध शिकार होता है उसको आपको पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा। इसके अलावा वन्य जीव गलियारों का समुचित प्रबंधन करना होगा। आपको वन्य जीव गलियारों का इस तरह से प्रबंधन करना होगा कि आपकी जो विकास गतिविधियां हो वो भी प्रभावित ना हो और वन्य जीवों का जो है आवागमन भी प्रभावित ना हो। जैसे अभी जो हमारे मंत्री हैं सड़क विकास मंत्रालय के नितिन गडकरी जी, उन्होंने अभी कोई हाईवे डेवलप किया है, मुझे नाम याद, हाँ शायद मुंबई वाला जो हाईवे है, दिल्ली मुंबई हाईवे है, उन्होंने उसमें इन गलियारों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है और कोशिश की है कि जिन गलियारों से ये जो सड़क निकल रही है वो एलिवेटेड हो, मतलब ऊपर से निकल जाए और उनके गलियारे जो हैं वो क्या हो, प्रभावित ना हो। तो इस तरह की अप्रोच आपको लगभग हर एक कॉरिडोर के लिए जो है लानी पड़ेगी। इसके अलावा आपको एक प्रभावी सूचना तंत्र का विकास करना पड़ेगा, एक ऐसे सूचना तंत्र का विकास करना पड़ेगा जिससे आपको पता लग सके कि ये जंतु जो हैं वो कहाँ पर हैं, इनका मूवमेंट किस तरफ हो सकता है, जिस तरफ इनका मूवमेंट हो वहां पर आप मानव उपस्थिति को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जागरूकता कार्यक्रम चला सकते हैं, ठीक है, किसानों को, जो गांव के आसपास की आबादी है जिनका इनसे डेली बेसिस पे या बहुत फ्रीक्वेंटली इंटरेक्शन होता है इन जीव जंतुओं से, उनके बीच जागरूकता चला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कृषि क्षेत्रों के चारों ओर तार या पत्थर की बाड़ी लगाना, हालांकि तार की बाड़ी लगाना तो प्रतिबंधित है, ठीक है, बट आप पतला तार जो होता है जिसमें किसी तरह का कोई कांटा नहीं होता है, उस तरह की या पत्थर की फेंसिंग आप लगा लें, वो सबसे अच्छा है, जिससे जानवरों को भी कोई हानि नहीं होगी। अगर आप कटीले तारों की बाड़ लगाते हैं तो उसमें क्या है, कई बार जानवर फंस जाते हैं और उनकी क्या है, घायल होने से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा उचित मुआवजे का प्रावधान हो, ठीक है, क्या है कि अगर किसी गांव का कोई व्यक्ति है, उसके किसी जानवर का शिकार कर दिया है इन जंतुओं ने, वन जंतुओं ने, खूंखार जंतुओं ने, तो उसको क्या हो, उचित मुआवजा मिले, उसको टाइमली है और उसको एप्रोप्रिएट मुआवजा मिले, जिससे उसके भीतर जो प्रतिशोध की भावना हो, वो प्रतिशोध की भावना क्या हो, विकसित ना हो पाए, उसको आर्थिक हानि ना हो, ठीक है, उसकी आजीविका को कोई खतरा ना हो। इसके अलावा क्या है, आरक्षित संरक्षित वन क्षेत्रों का समुचित प्रबंधन एवं निगरानी तंत्र। जो आपने आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्र बना रखे हैं, इनका समुचित प्रबंधन हो, ऐसा ना हो कि केवल नाम भर के लिए आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्र हो, यहाँ पर मानवीय गतिविधियां बड़े धड़ल्ले से चल रही हो। तो आपको इसका मैनेजमेंट करना है और इसकी मॉनिटरिंग भी करना है टाइमली, कि इसमें किसी तरह का जो है दोहन ना हो, किसी तरह में इसमें को क्या हो, जो कानून के निरुद्ध, कानून में जो निरुद्ध गतिविधियां हैं उन गतिविधियों का इसमें किसी तरह से कार्य ना हो रहा हो। इसके अलावा जो विकास की गतिविधियां हो, उसका विकास जो हो वो पर्यावरण की शर्तों पर ना हो। आप विकास की गतिविधियां चलाइए, बट ऐसे ना हो कि आप उससे पर्यावरण को क्या करें, नकारात्मक रूप से प्रभावित करें। हमने आपको बताया था कि आप लोग क्या जा रहे हैं, प्रशासन का हिस्सा बनने वाले हैं, तो आप किसी भी विकास गतिविधि को आप बोलेंगे नहीं कि इसको बंद करना है, आप यही बताएंगे कि इसको इस तरह से किया जाए जिससे दोनों ओर संतुलित विकास हो पाए, ठीक है। इसके अलावा उचित प्रशिक्षण, जो वन्य जीव में कार्मिक लगे हुए हैं उनका उचित प्रशिक्षण हो, आधुनिक तकनीकी से उनको प्रशिक्षित किया जाए, ठीक है। उसके अलावा पारिस्थितिकी पर्यटन वगैरह आप विकसित करेंगे, ठीक है। पारिस्थितिकी पर्यटन में क्या होता है, जीवों और मानव के बीच क्या होता है, एक हेल्दी इंटरेक्शन होता है, ठीक है। जानवर जो है वो मानवों उसको देखते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, वो पॉजिटिव होता है, जानवर जो है कंफर्टेबल फील करते हैं और मनुष्यों को भी समझ में आता है कि ये एक्चुअल में ऐसे आपको अकारणवश जो है नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो ये भी जो है उसको फायदा दे सकते हैं। उसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण जैसे जीपीएस, उच्च आवृत्ति रेडियो कॉलर आदि द्वारा जानवरों की आवाजाही के बारे में जानकारी आप जानकारी रख सकते हैं। अगर वो क्या है, अपने प्राकृतिक आवास या वन क्षेत्र से बाहर जा रहा है, तो जो संबंधित अधिकारी हैं वो तुरंत उस पर कार्रवाई करें और किसी भी तरह की व्यवस्था करके उसको वापस उसके क्षेत्र की तरफ मोड़ें, जिससे वो क्या हो, मानवों के संपर्क में ना आए। इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाना चाहिए। इसके अलावा वन्य जीवों के लिए प्रमुख क्षेत्रों की रक्षा करना, बफर जोन बनाना और वैकल्पिक भूमि के उपयोग में निवेश करना, ये भी इसको कर सकते हैं। और भी इसके 1 2 3 उपाय जो हमने लिखे हुए हैं वो है लक्षित योजनाओं का विकास
उनका कार्यान्वयन और रख रखाव स्थानीय समुदाय द्वारा। टारगेटेड स्कीम्स आपको बनानी है कि आपको पता है कि आपको इस कार्य के लिए कोई योजना बनानी है, तो आप टारगेटेड योजना बनाएं और उसका जो कार्यान्वयन हो, उसका जो रख रखाव हो, वो स्थानीय समुदाय द्वारा हो। बिकॉज स्थानीय समुदाय भी जो है, जो ये इन वन्य जीवों के सबसे क्लोज होते हैं, वो उनके व्यवहार को बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है, और उनको पता होता है कि इसके किस व्यवहार के लिए क्या रिएक्शन जो है एप्रोप्रिएट है, वो पर्यावरणीय तरीके या प्राकृतिक तरीकों से क्या करते हैं, उसका रेजिस्टेंस करते हैं। इसके अलावा अभी हम लोगों ने वन संपदा चैप्टर पढ़ा था, तो इसका वन संपदा का 100% वन प्रमाणन हो, ठीक है, जो जानवर हो, ठीक है, क्या मान लीजिए कोई अवैध शिकार कर भी लेता है, बट अगर वो शिकार की गई वस्तु को बेच ही ना पाए, ठीक है, तो वो आगे शिकार करने के लिए क्या होगा, हतोत्साहित होगा। वो कैसे होगा, वन प्रमाणन द्वारा। आप अनिवार्य कर दीजिए कि कोई भी इस तरह की वस्तु तभी बनेगी जब उसका वन प्रमाणन हो, ठीक है, उसमें उसका प्रबंधन के साथ साथ चेन ऑफ पोजेशन जो था, हमने COC बताया हुआ था, ठीक है, वो हो, पता हो कि ये अर्जित कैसे की गई है, ठीक, तो उससे भी क्या हो, लोग हतोत्साहित हो सकते हैं। इसीलिए ये जो सारे टॉपिक्स हैं, आपको लग रहा होगा कि ये किस तरह से टॉपिक बनाए हुए हैं, ये तो कभी सुने ही नहीं है, बट आप इसको वन और वन संपदा और ये जीव जंतुओं के देखेंगे तो ये सब चीजें इंटीग्रेटेड है एकदम, ठीक है। अगर एक प्रणाली विकसित कर ली जाए कि नहीं, वन प्रमाणन वाली वस्तुएं केवल देश के भीतर बेची जा सकती है, उनकी फरोख्त हो सकती है, उनका व्यापार हो सकता है, तो जो अवैध कटाई है, जीव जंतुओं का अवैध शिकार है, वो अपने आप रुक जाएगा। उसके अलावा आधुनिकतम तकनीकों में प्रशिक्षित संवेदनशील वन सेवकों के तंत्र का विकास, ठीक है, जो आधुनिकतम तकनीकें प्रसिद्ध हो, रेडियो कॉलर वाला, जैसे मैंने आपको बताया, GPS से मॉनिटरिंग कर सकते हो वो, ठीक है, ड्रोन कैमरा पद्धति से उनका मॉनिटरिंग कर सकते हो, रियल टाइम मॉनिटरिंग, इस तरह से, और संवेदनशील, जो सेंसिटिव वन सेवक हो, जो एक्चुअल में वन संपदा को और वन्य जीवों को क्या हो, जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हो, ऐसे लोगों के तंत्र को आपको विकास करना है, जिससे ये क्या हो, ये मानव वन्य जीव संघर्ष जो है वो प्रभावी तरह से जो है खत्म किया जा सकता है। इसके कुछ और उदाहरण हैं, ठीक है, उदाहरणों में क्या है, राष्ट्रीय वन, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान आदि बनाकर भी जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा पशुओं का स्थानांतरण, ठीक, पशुओं का स्थानांतरण मतलब कोई पशु अगर किसी स्थान में खतरा उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसे पशुओं को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। ये तकनीकी उपयोग की जा रही है, लेकिन ये क्या है, ये एक्चुअल में पशुओं के लिए हानिकारक है, ठीक है, इस पर क्या पड़ता है, प्रजातियों पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बाढ़ या अन्य बाधाओं का निर्माण, वो खेतों के और ये जो क्षेत्र हैं इनके चारों ओर क्या कर सकते हैं, आप प्राकृतिक बाढ़ों का निर्माण कर सकते हैं, पत्थरों की बाड़ी का निर्माण कर सकते हैं, जिससे क्या हो, बाहर ना आ सके। इसके अलावा मुआवजा दे सकते हैं। शिकारी निवारक रक्षक कुत्ते, एक्चुअल में कई सारे डॉग्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो इन जानवरों को जब ये शिकार करने के लिए आते हैं या किसी कारणवश मानवीय जो बस्तियों में आ जाते हैं, तो वैसे में ये जो शिकारी निवारक रक्षक कुत्ते हैं, कुछ इनकी वेराइटीज हैं, जैसे आप देखेंगे उत्तराखंड में भूटिया कुत्ता मिलता है, वो जानवरों की जो उनकी भेड़ें वगैरह होती हैं, उनकी जो बकरियां होती हैं, उनकी रक्षा करता है ऐसे जीवों से, तो उस तरह के कुत्तों का भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक। इसके अलावा ये मानव वन्यजीव संघर्ष है, उस पर एक कमेटी भी बनी हुई है, उस कमेटी ने भी कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। ये क्या है, मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए सलाह, ये क्या है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है वो हमारा NBWL, नेशनल वाइल्ड बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसकी स्थायी समिति है, उसने कुछ सलाह दी है। उसमें इन्होंने बताया सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण क्यों, वही लोग जो है वो वन्य जीवों के सबसे करीब हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इनके लिए अच्छी प्रभावी योजनाएं और उनका प्रभावी कार्यान्वयन में योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा बीमा प्रदान करना, फसलों की बीमा तो अभी होते ही हैं, बट इन फसलों की बीमा के साथ कुछ एड ऑन कवरेज भी कर सकते हैं कि अगर फसल को वन्य जीवों द्वारा कोई नुकसान पहुंचा रहा है, या किसान के जानवर हैं, उन जानवरों को अगर किसी तरह की कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके लिए भी बीमा मिले। इवन पशुओं के लिए भी अलग से बीमा योजना जो है वो बनाई जा सकती है। और याद रखें कि ये बीमा योजना सिर्फ बने ना, उसका प्रभावी कार्यान्वयन भी हो, किसानों को जो उसका कवरेज मिलना हो वो एक टाइम बाउंड मैनर में पारदर्शी तरीके से मिल सके। इसके अलावा चारा बढ़ाना, जो वन क्षेत्र है उसके भीतर ही चारा और पानी के स्रोतों की बढ़ाना की परिकल्पना की गई है, ताकि उनको भोजन के लिए या पानी के लिए क्या हो, वन क्षेत्रों से बाहर ना आना पड़े। अगर वहां उचित मात्रा में चारा होगा तो उचित मात्रा में वहां शाकाहारी जीव जंतुओं का विकास होगा, और शाकाहारी जीव जंतु अगर वहां पर्याप्त मात्रा में होंगे तो ये शिकारी जो जानवर हैं जैसे शेर चीते हैं, ये क्या है, वन क्षेत्र से बाहर भोजन की तलाश में नहीं निकलेंगे।
इसके अलावा तत्काल राहत प्रदान करना। तत्काल राहत प्रदान में पीड़ित परिवार को घटना के 24 घंटे के भीतर अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि के एक हिस्से का भुगतान करना है। अगर उसको टाइमली जो है वो राहत मिल जाएगी तो जो प्रतिशोध की भावना है वो इतनी अधिक नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इन्होंने बताया, सक्रिय उपाय करें। स्थानीय राज्य स्तर पर अंतर विभागीय समितियां जो हैं को निर्धारित करता है, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को अपनाता है, बाधाओं का निर्माण करता है, टोल फ्री हॉटलाइन नंबरों के साथ सर्किल वार्ड नियंत्रण कक्ष समर्पित करता है, हॉटस्पॉट की पहचान करता है। इस तरह से ये सारी उसकी समिति की जो क्या है सलाह है। ठीक है, तो ये हो गया समिति की सलाह के बारे में। इसके बाद एक रिपोर्ट आई हुई है, अ फ्यूचर फॉर ऑल रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट देखते हैं, अ फ्यूचर फॉर ऑल रिपोर्ट। ये वर्ष 2021 में आई थी। इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWFN जो बोलते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ये पूरा यहाँ पे लाइफ रह गया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWFN। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा ये संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। ये 8 जुलाई 2021 को जारी की गई थी और रिपोर्ट का शीर्षक ही है, सभी के लिए भविष्य, मानव वन्यजीव सह अस्तित्व की आवश्यकता। ये इस रिपोर्ट का शीर्षक है। इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं क्या है। इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं में है कि दुनिया की 50% से अधिक जंगली बिल्लियों की प्रजाति, ये जो शेर हैं, चीते हैं, बाघ हैं, तेंदुए हैं, ये सब क्या है, जंगली बिल्लियां हैं, इनको बिग कैट्स बोला जाता है। ठीक है, जंगली प्रजातियों की प्रजाति और कई अन्य स्थलीय और समुद्री मांसाहारी प्रजातियां जैसे ध्रुवीय भालू और भूमध्य सागरीय भिक्षुशील और विश्व स्तर पर हाथी जैसे बड़े शाकाहारी जीव संघर्ष संबंधी हत्याओं से क्या है, प्रभावित है। ये अकेले भारत की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या, और विश्व में भी क्या है, 75% से अधिक। तो आप जान लीजिए कि ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत छोटा इशू नहीं है, बहुत मेजर इशू है और इसे टैकल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सेंसिटिव तरीके से इसको क्या करना है, इसमें सुधार करना है। ठीक, इस रिपोर्ट के अनुसार वन्य जीवन के लिए खतरा है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वनों की कटाई से निवासी स्थान का नुकसान, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अवैध वन्य जीव व्यापार, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बुनियादी ढांचे का विकास, मानवों के साथ संपर्क, ये सारा कुछ क्या है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी ऊपर। बाकी रिपोर्ट क्या होती है, मनुष्यों और वन्य जीवों के बीच सह अस्तित्व और स्थानीय समुदायों की भागीदारी के दृष्टिकोण का सुझाव देती है, क्योंकि मानव वन्य जीव संघर्ष को पूरी तरह से दबाना संभव नहीं है। रिपोर्ट की बात है। ठीक है, रिपोर्ट मानती है कि इस तरह से इसको पूरी तरह से संभव नहीं है। ठीक, इसके अलावा भारत सरकार द्वारा भी विश्व संगठनों के साथ साथ मिलकर कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, वो प्रयास भी देख लेते हैं। इसको मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट आप लोग पढ़ चुके हैं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी पढ़ चुके हैं, संरक्षित क्षेत्र और रिजर्व और प्रोजेक्ट टाइगर, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक नया कार्यक्रम है, हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी, माइक बोलते हैं इसको, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट्स, इसको माइक बोलते हैं। ये जो COP10 हुआ था 1997 में, उसमें क्या है, विश्व वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन साइट्स, ठीक है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज इन फ्लोरा एंड फौना, ऐसा करके साइट्स ने क्या है, COP10 में 1917 में ये प्रोग्राम जो है 1997 में जो है ये प्रोग्राम प्रपोज किया था। माइक्स बोलते हैं इसको, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट्स। ये क्या है, ये एशिया और अफ्रीका में हाथियों के संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय निर्णय लेने का समर्थन करने के लिए एक सूचना आधार प्रदान करते हुए हाथियों की मृत्यु दर के स्तरों, प्रवृत्तियों और कारणों को मापता है, ये कहते हैं। इसके अलावा एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन थंडरबर्ड। ये क्या है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो है एक, और भारत का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 30 जनवरी से 19 फरवरी 2017 तक ऑपरेशन थंडरबर्ड का समन्वय किया, कोऑर्डिनेट किया। ये भारत सरकार ने चलाया नहीं, इसका कोऑर्डिनेशन किया। ऑपरेशन ये जो एक्चुअल में था वो इंटरपोल का था, और इंटरपोल के बहुराष्ट्रीय और बहुप्रजातीय प्रवर्तन ऑपरेशन के लिए कोड नाम था। एक्चुअल में इंटरपोल की एक शाखा है जो इस तरह से जो वन्य जीवों का शिकार होता है, उनका व्यापार होता है, उसको रोकने के लिए ये कई तरह के ऑपरेशन चलाता है। उसी में ऑपरेशन थंडरबर्ड है। इसी थंडरबर्ड का कोऑर्डिनेशन जो है इंडिया में वन्यजीव पर्यावरण मंत्रालय और वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया गया था। ये ऑपरेशन जो है वो 30 जनवरी से 19 फरवरी 2017 के बीच चलाया गया। इस ऑपरेशन के पहले एक कछुओं की विशिष्ट प्रजाति के लिए भी ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम है ऑपरेशन सेव कुरमा। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि ऑपरेशन थंडरबर्ड तो 2017 में चलाया गया, 30 जनवरी से 19 फरवरी तक इंटरपोल के द्वारा भारत ने कोऑर्डिनेशन किया।
या पूछ लेते हैं सेब कुरमा क्या है, कछुओं के संरक्षण को लेकर, कछुओं की विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण को लेकर ये ऑपरेशन चलाया गया है। ठीक, इसके अलावा और भी कुछ है, और है एक प्लान बी। प्लान बी, बी ये जो मधुमक्खी होती है बी, इसे क्या है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है, जो आसाम और उसके आगे का क्षेत्र होता है उसमें ये रेलवे सक्रिय है। ठीक है, रेलवे के 17 जोनों में से एक है, द्वारा अपनाया गया है, जो हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने का एक अनूठा तरीका है और हाथियों के जीवन बचाने के लिए इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है। एक्चुअली प्लान बी जो है, बी मधुमक्खी है। मधुमक्खी जो जिस तरह की ध्वनि निकालती है वो हाथियों को क्या कर देती है, हाथियों को दूर भगाने में काम आती है। हाथी क्या है, मधुमक्खियों के निकट नहीं आते हैं। तो क्या किया है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने कि रेलवे ट्रैक के आसपास, प्लेटफॉर्म्स के आसपास ऐसे डिवाइस लगाए हुए हैं जिससे मधुमक्खी की आवाज जैसी क्या है ध्वनि निकलती है, उसी फ्रिक्वेंसी की क्या है ध्वनि निकलती है। तो हाथियों को लगता है कि ये ट्रैक नहीं, यहाँ पर मधुमक्खियों के क्या है छाते हैं या मधुमक्खियां यहाँ पर निवास कर रही हैं, इस वजह से हाथी जो है वो रेलवे ट्रैक और प्लेटफॉर्म के आसपास नहीं जाते हैं। ये योजना जो है सबसे पहले गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे की गई थी और ये काफी सफल है वहां पर। ठीक है, इससे जो मानव जो ये हाथी जो है वो रेलवे ट्रैक पर आ जाते थे, रेलगाड़ियों की चपेट में आ जाते थे, उसमें काफी कमी आई है। इस वजह से सरकार इसको अब पूरे देश में लागू करने की योजना कर रही है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि, जिसको SDRF बोलते हैं, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, में मानव पशु संघर्ष को सूचीबद्ध आपदा माना है। ठीक है, एक स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है जिसकी एक लिस्ट होती है जिसमें बताया जाता है कि इन वस्तुओं को या इन चीजों को हम लोग क्या मानेंगे, आपदा मानेंगे। तो राज्य सरकार ने क्या है, यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो मानव वन्यजीव संघर्ष है उसको भी क्या कर दिया है, राज्य आपदा मान लिया है। राज्य आपदा मान लेने से क्या होता है कि जो राज्य आपदा कोष है उस कोष से ऐसे लोगों के क्या कर सकते हैं आप, तुरंत से आप उनको नुकसान के लिए दे देते हैं, राशि दे देते हैं। और उसके अलावा इसकी मैकेनिज्म भी अलग तरह से है, डेडिकेटेड मैकेनिज्म है। और इसके लिए जो टीमें हैं, जो SDRF की टीम है वो क्या है, डेडिकेटेड है इस वर्क के लिए। ठीक, तो वो लोग क्या है अच्छी तरह से इसका निवारण करने में सक्षम है। ठीक, यह SDRF से इस तरह से संघर्ष की घोषणा का मतलब यही है कि ऐसी स्थिति आते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन कदम उठाएगा। एक्चुअल में अभी तक क्या है कि अभी तक वन्य जीव संघर्ष में जो नुकसान होते हैं उसके लिए मुआवजे का कहीं भी प्रावधान नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ता है, राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करनी होती है और राज्य सरकार फिर उसके लिए डिसाइड करती है कि वो क्या है इसके लिए मुआवजा देगा या नहीं देगा। बट अगर आपने इसको आपदा घोषित कर दिया है तो इस आपदा के लिए आपको राशि भी है, जो मुझे पता है जहां तक, उसमें यह है कि अगर मृत्यु जैसी स्थिति है तो वहां पर 5 लाख और गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में 1 लाख रुपए का फंड जो है वो एलोकेट किया है। तो अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो तुरंत से आपको बिना किसी पेपर वर्क के क्या होगा, ये पैसा मिल जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना होता है, राज्य सरकार से आपको गुहार लगानी होती है कि हमारा ये नुकसान हो गया है, और राज्य सरकार को जब उचित लगता है तभी क्या कर सकता है, वो मुआवजा देता है। मतलब उस तरह की व्यवस्था काफी सब्जेक्टिव होती है, वस्तुनिष्ठ नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने SDRF में डाल दिया है तो ये व्यवस्था पूरी तरह से क्या हो जाएगी, वस्तुनिष्ठ हो जाएगी और सबको किसी भेदभाव के बिना ये क्या है पैसा मिलेगा। हालांकि ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, ठीक है, परंतु अगर दुर्घटना होती है तो उसको कुछ राहत सरकार द्वारा दी जा सकती है। लिखा हुआ है विश्व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में किसी संरक्षित क्षेत्र या अभ्यारण्य के भीतर किसी जंगली जानवर द्वारा किसी इंसान या मवेशी के मारे जाने की स्थिति में मुआवजा का प्रावधान नहीं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। बाकी अगर कुछ इस टॉपिक में रह गया है वो हम आपको क्वेश्चंस के माध्यम से क्या है प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। बाकी आपको चैप्टर कैसा लगा, आप ये चैप्टर हमें प्लीज लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, आपके कोई सजेशंस हो तो सजेशंस दें। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। फ्री PDFs के लिए आप ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। बाकी डेली करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज के लिए भी आप लगातार अपडेट्स देखते रहें चैनल पे। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही। बाकी आपसे कल मिलते हैं फिर, या कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।